Hello everyone. Today we will carry on the chapter which we have started, the judiciary. Today we will discuss about the work of judiciary. What a judiciary does. Yesterday we have already read so many things about judiciary. We have also read about the news clippings, and while going through the news clippings we have seen that judiciary used to resolve the disputes. Also, judiciary used to interpret the law. Judiciary is the custodian of the civil rights and fundamental rights. And also, judiciary is the upholder of the constitution. Judicially, judicial review is done by judiciary. Point by point, we will describe it, we will understand it, that how these all phenomenon takes place. So the first is resolution of disputes. As we have read studied, the dispute may arise between central government and state government. Dispute may arise between a state government and other state government. Dispute may arise between an individual and a state government. Dispute may arise between two individuals, two religious groups, and in that situation, the final decision comes from judiciary, which finally settle down the dispute. कहने का मतलब है बच्चों कि डिस्प्यूट विवाद विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हो सकता है, एक राज्य सरकार और दूसरे राज्य सरकार के बीच हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कावेरी जल विवाद, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी बेटा दो राज्यों के बीच बहती है, दो राज्यों में बहती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है, और तमिलनाडु से होकर आंध्र प्रदेश जाती है। दोनों राज्यों के बीच झगड़ा होता है क्योंकि तमिलनाडु कावेरी नदी का जल रोक लेता है। किसान तो दोनों ही राज्यों में है और दोनों ही राज्यों के किसानों को जल चाहिए ताकि फसल अच्छा हो सके, तो इसके लिए डिस्प्यूट है बेटा। और ये डिस्प्यूट किस कोर्ट में जाएगा, कोई बतलाओ। वेरी गुड आंसर। चूंकि ये दो राज्यों के बीच का डिस्प्यूट है, इसलिए ये डिस्प्यूट किस कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी कभी कभी डिस्प्यूट होता है। आप जानते हैं कि अभी भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अब केंद्र सरकार के बहुत सारे नियम पंजाब सरकार लागू करना नहीं चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी अधिकार होते हैं कानून बनाने के, जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जिसके आधार पर राज्य सरकार कुछ विषयों पर खुद कानून बना सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो केंद्र के कानून को माने। हाँ, कुछ विषय ऐसे हैं जैसे शिक्षा, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार नियम, संपत्ति का उत्तराधिकार, तो इन विभागों पर, इन क्षेत्रों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। इसको कंकरेंट लिस्ट हम कहते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक यूनियन लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है जिस पर कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रेलवे, डिफेंस, फॉरेन, मनी एंड बैंकिंग, है ना, माइंस, इन सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ये 97 में। और स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत वैसे डिपार्टमेंट आते हैं जिन पर कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, जैसे कृषि, राजस्व, राज्य के अंदर जो आपको
टैक्स आप लोग भरते हैं ना, सेल्स टैक्स आप देते हैं, आप जमीन का टैक्स देते हैं, रेवेन्यू देते हैं ना जमीन का, और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट है ना, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सब से रिलेटेड कानून राज्य सरकार बनाती है। ये 47 है। और एक लिस्ट होता है बेटा जिनको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। दो लिस्ट मैंने बतलाया ना, कौन कौन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। क्लियर है? यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, फॉर एग्जांपल रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग etc। क्लियर है? और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, सॉरी हेल्थ, पुलिस, रेवेन्यू। और एक कंकरेंट लिस्ट होता है बेटा जिस पर दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाती है, वो आता है एजुकेशन, मैरिज एंड डिवोर्स, सक्सेशन। अब इस पर अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच डिस्प्यूट है तो नियम ये कहता है कि नियम किसका प्रभावी होगा? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना? समझ गए होंगे इस बात को क्लियरली? तो बच्चों बात यहाँ ये होती है कि कभी कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच डिस्प्यूट होता है। हम बात कर रहे थे पंजाब की, तो पंजाब केंद्र सरकार के बहुत फैसलों के खिलाफ हो जाती है, लागू नहीं करना चाहती है। वैसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार फोर्स करती है पंजाब सरकार को लागू करने के लिए, तो पंजाब सरकार जुडिशियरी का सहारा ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो बच्चों किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन जुडिशियरी करती है। दो लोगों के बीच जमीन का झगड़ा हो, जुडिशियरी उसको सेटल डाउन करती है। दो राज्यों के बीच सीमा विवाद हो, जुडिशियरी उसको सेटल डाउन करती है। किसी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स का विवाद हो, जुडिशियरी उसको सेटल डाउन करती है। कोई पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी हो, उस पर विवाद हो, तो जुडिशियरी उसको सेटल डाउन करती है। जैसे आरक्षण, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, और दोनों को पावर है। कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा रिजर्वेशन देती है, स्टेट गवर्नमेंट कम देती है। कुछ मामलों में स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कम देती है। और अगर ऐसे मामलों पर कभी डिस्प्यूट आ जाता है तो जुडिशियरी उसको सेटल डाउन करती है। उसके बाद जुडिशियरी लॉ का इंटरप्रेटर है। कहने का मतलब जुडिशियरी कानून की व्याख्या करता है। सपोज दैट कोई केस ऐसा आ गया जिसमें कानून बिल्कुल साइलेंट है, यानी कि लग रहा है कि कानून का कोई धारा उस पर लागू नहीं हो रहा है, क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि किस कानून के दायरे में वो आएगा, है ना? समझ नहीं पा रहा है लोग कि किस कानून के दायरे में आएगा। कानून की कोई धारा लागू नहीं हो पा रही, अपने आप में एक विचित्र केस है। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ही विचित्र होते हैं। तो ऐसे विचित्र केसेस पर जो जज, विद्वान जज होते हैं, जज तो विद्वान होते ही हैं, जो विद्वान जज होते हैं वो कानून की व्याख्या करते हैं। सारे कानून जो हमारे भारत के कानून हैं, जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, जिसको आप आईपीसी कहते हो ना, इंडियन पीनल कोड, उसके अंतर्गत सारी धाराएं आती हैं। उन धाराओं की वो व्याख्या करते हैं, उन कानूनों की व्याख्या करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, और तब फैसला कानून के आधार पर देते हैं। और उनका दिया गया फैसला, न्यायालय का दिया गया फैसला दूसरे ऐसे ही मुकदमों के लिए नजीर बन जाता है ना? अगर किसी केसेस में न्यायालय ने फैसला दिया, ऐसे ही किसी केस में फैसला दिया जो केस अस्पष्ट है, जो केस अपने आप में विचित्र है, तो न्यायालय बेटा सारे कानूनों की व्याख्या करके फैसला देता है। और भविष्य में अगर न्यायालय में ऐसे ही केस लाए जाएंगे तो फैसला देने में जज जो होंगे, उस समय के जज, वो इस पुराने फैसले को रेफर करेंगे, है ना? इस पुराने फैसले का संदर्भ देकर, है ना, फैसला देंगे। जैसे बेटा बीमारी,
अगर किसी डॉक्टर ने कोई पुरानी बीमारी को खोजा, जैसे हम मानते हैं एडवर्ड जेनर ने आपको वैक्सीनेशन की शुरुआत करी, तो उसके बाद आने वाले जितने भी डॉक्टर की पीढ़ियां हुई, सब लोगों ने एडवर्ड जेनर के वैक्सीनेशन के प्रोसेस को अपनाया या नहीं अपनाया? अपनाया ना, उसी सिस्टम को अपनाया ना। तो कहने का मतलब कि जज अगर किसी मुकदमे पर फैसला देते हैं, ऐसे विचित्र मुकदमों पर, तो आने वाले समय में जो जज होते हैं वो ऐसे ही मिलते जुलते केसेस पर इस मुकदमे का रेफरेंस देकर फैसले। तो हमने देखा कि हमारा जो जुडिशियरी है वो कानून की व्याख्या भी करता है, लॉज को इंटरप्रेट भी करता है। अब आप सिटीजन हैं अपने देश के, तो आपके पास कुछ सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स है ना आपके पास। सिविल राइट्स क्या है कि आपको इस देश का नागरिक माना जाता है, आप इस देश में जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये सब आपके सिविल राइट्स है। आप संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मनचाही नौकरी के लिए एग्जाम दे सकते हैं, जो चाहे आप वो पढ़ सकते हैं, है ना। मतलब जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब कि जो कानूनी चीज है। अब आप कोई नक्सली साहित्य तो नहीं पढ़ेंगे, किसी आतंकवादी के तरीकों को तो नहीं पढ़ेंगे, कहने का मतलब कि जो कानूनी रूप से सही है वो आप पढ़ सकते हैं। कोई आपको आईएएस की तैयारी करने से नहीं रोक सकता। तो आप सिविल राइट्स आपको मिला है। आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिले हैं, है ना। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन आपका एक सिविल राइट है, राइट टू एजुकेशन आपका एक सिविल राइट है। आपको अगर कोई पढ़ने से रोक रहा है, आपके पेरेंट्स हो, आपके गांव का कोई दबंग आदमी हो, अगर वो आपको कहता है तुम छोटी जाति का लड़का पढ़ेगा, तुमको स्कूल नहीं जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पोस्ट कार्ड लेना है। शायद ही आप लोगों ने पोस्ट कार्ड देखा होगा। पहले बेटा चिट्ठियां लिखी जाती थी तो पोस्ट कार्ड होता था पीला रंग का, है ना, पीला रंग का, उस पर चिट्ठियां लिखी जाती थी। आपको एक पोस्ट कार्ड लेना है और आपको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट में बेटा बहुत सारे जज होते हैं और एक जज जो होता है वो उन सारे जज के हेड होते हैं, जिनको चीफ जस्टिस कहा जाता है। अभी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल हैं, है ना। और आपके भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनबी रमन्ना। नहीं जानते क्या आप लोग? बहुत गलत बात है, आपको जानना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एनवी रमन्ना। इनके पहले थे एस ए बोबडे, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस जो बेटा सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज हो जाते हैं, है ना, नौकरी के लेंथ में, नौकरी की लंबाई में, जो सबसे ज्यादा साल नौकरी कर लिए होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जिनका सबसे लंबा वो हो जाता है, स्पेल हो जाता है, टर्म हो जाता है, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ये सामान्यतः 1 से 1.5 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। आप चीफ जस्टिस के नाम से लिख दीजिए और वो कोर्ट आपको स्कूल जाना मुहैया कराएगा। कोर्ट सरकार को कहेगा, कोर्ट सरकार को कहेगी कि फलाने गांव में फलाने बच्चे को स्कूल जाने से दबंग रोक रहे हैं, और सरकार आपको सुरक्षा मुहैया कराते हुए आपकी पढ़ाई को जारी रखे। तो आपने देखा कि आपका कोई फंडामेंटल राइट्स या सिविल राइट्स एक्सप्लॉइट होता है तो ये जुडिशियरी कस्टोडियन के रूप में काम करता है, आपके सिविल राइट्स की रक्षा करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। अब है अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम भी जुडिशियरी करता है। कैसे? अगर हम बिहार की बात करते हैं, अगर बिहार सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के आधार पर नहीं है, क्योंकि भारत में कोई भी कानून संविधान के आधार पर ही बन सकता है, संविधान में जो लिखा हुआ है
उसी के आधार पर बेटा कोई कानून बन सकता है, अपने मन से कोई कानून नहीं बन सकता। अगर हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट यह पाता है कि ये जो कानून बना है वो संविधान के आधार पर नहीं है, तो हाई कोर्ट उस कानून को क्या कर सकता है? वॉइड। हाई कोर्ट उस कानून को वॉइड कर सकता है, खत्म कर दे सकता है, अवैध घोषित कर देगा। ये कानून सही नहीं है, ये कानून लागू नहीं है। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि ये कानून संविधान के आधार पर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को वॉइड कर दे सकती है, अवैध घोषित कर देगी, उस कानून को लागू नहीं होने देगी, कानून निरस्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कानूनों को भारत में जुडिशियरी ने रिव्यू किया है, और जुडिशियरी के इस पावर को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। आप याद रखिएगा, हिंदी में इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या कहते हैं? यानी न्यायिक पूर्णवालोकन। समीक्षा नहीं कहते हैं, न्यायिक पूर्णवालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। सरकार जो कानून बनाती है तो जुडिशियरी उसको संविधान के तराजू पर तौलती है कि ये जो कानून बना है वो संविधान के आधार पर है या नहीं। अगर वो कानून संविधान के आधार पर नहीं है तो फिर उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे देश में जुडिशियरी बहुत पावरफुल है, हमारे देश का जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, हमारे देश की जुडिशियरी पर किसी भी पॉलिटिकल पावर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो जुडिशियरी को प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा जुडिशियरी तो ये पाता है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रहा है तो सरकार को टोकता है और रोकता है। अगर हमारा जुडिशियरी यह पाता है कि सरकार की कुछ कमी है, कहीं भूकंप है, कहीं सुनामी है, बाढ़ है, और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो हमारा जुडिशियरी सरकार को आदेश देता है। अगर जुडिशियरी के नॉलेज में ये आता है कि कहीं स्कूल में टीचर्स नहीं है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो हमारा जुडिशियरी सरकार को यह आदेश देता है कि वहां की पढ़ाई को सुचारू ढंग से चलाया जाए। हमने देखा ना, हमने न्यूज क्लिपिंग्स को देखा और पढ़ा कि जुडिशियरी सरकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, सरकार को आदेश भी दे सकती है। तो इन सारे को देखने के बाद यह साबित होता है कि हमारा जुडिशियरी काफी पावरफुल है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन जुडिशियरी के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनका गठन कैसे होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जजेस बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जजेस के लिए पावर क्या है। टिल देन, bye bye everyone, thank you for watching.